जिंदगी का दूसरा नाम ही है रिस्क लेना। जिंदगी का दूसरा नाम ही है रिस्क लेना। एक जहाज बंदरगाह पर सबसे सुरक्षित होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि एक जहाज अपने बंदरगाह पर सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन यह वह जगह नहीं है जिसके लिए इस जहाज को बनाया गया है। नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप कैसे हैं। और आज के टॉपिक हम लेकर आए हैं कि जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे ब्लड चैप्टर, ब्लड का एक लास्ट पार्ट हम आपको याद दिला देते हैं कि जिसमें हम पढ़े थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। तो वहां से हम क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। और आइए बायोलॉजी ब्लड पार्ट 2 का ये टॉपिक आप देख सकते हैं। तो आज हम विधिवत रूप से चर्चा करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आज है पार्ट 2 और पार्ट 2 के लिए 3 पर चर्चा करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये क्या होते हैं और कितना जरूरी है एक सभी नागरिकों के लिए, एक इंसान के लिए आरबीसी कितना जरूरत पड़ती है, डब्ल्यूबीसी कितना है, ये सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। और आइए आज हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों का। हम बता चुके हैं कि आरबीसी जिसको हम टेक्निकल नाम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जिसको लाल रक्त कणिकाएं भी बोल सकते हैं आप हिंदी में। और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और हीमोग्लोबिन में जब नहीं होता है तो इसका रंग लाल नहीं होता है। इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स जिसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और एक है प्लेटलेट जिसको हम हिंदी में डिम्बाणु नाम जानते हैं। तो आइए दोस्त आपको शॉर्ट में बता दें यहाँ पर कि पिछले वीडियो का थोड़ा हम रिकॉल करा देते हैं कि हम उस वीडियो में पढ़े थे कि आरबीसी हमारे शरीर में कितना होता है 50 लाख और इनकी जीवन काल कितना होता है 120 दिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरबीसी 50 लाख होना चाहिए हमारे शरीर में और जीवन काल 120 दिन होता है। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी का हम बात कर ले आपको तो डब्ल्यूबीसी 10,000 और इनका जीवन काल अगर बात करें दोस्त तो 4 दिन का जीवन काल ये होता है आपका डब्ल्यूबीसी का। वही अगर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट दोस्त ये होता है 2 लाख और इनका जीवन काल का बात करें तो इनका जीवन काल हो जाता है 7 दिन। ये 7 दिन में मर जाते हैं, 7 दिन में इनकी फिर नया शुरुआत होती है। ये जीवन काल से संबंधित है। वही हम बात करते हैं दोस्त आरबीसी का। तो आरबीसी जिसका टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट और एरिथ्रोसाइट टेक्निकल नाम ये आपको याद रखिए। इसके अगर आरबीसी के आकार की बात करें ना तो ये गोलाकार होते हैं। गोलाकार होते तो हैं लेकिन ये बीच में थोड़ा चिपटा हुआ रहते हैं, ऐसे रहते हैं। गोलाकार तो है लेकिन बीच में थोड़ा चपटा हुआ रहते हैं। ये आरबीसी का ये आकार होता है। और इनका बता दें कि ऊंचाई पर जाने से इनका आकार बढ़ जाता है। ये क्या मीनिंग होता है आपको बता दें कि ये जब आरबीसी ऊंचाई पर जाता है तो इसकी ऊंचाई पर जाने में इसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व करने की क्षमता होती है ना वो घट जाती है। और जब ऑक्सीजन डिजॉल्व करने की क्षमता जब घटती है तो इनकी आकार बढ़ जाती है। आपको बता दें कि जब ऊंचाई पर जाओगे तो आकार बढ़ेगा ऊंचाई पर जाने पर और ऑक्सीजन क्षमता घट जाएगी जिससे कारण आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। वहीं इसमें लाइसोसोम नहीं होता है दोस्त। आपको बता दें कि अगर बॉडी के कोई भी पार्ट मरी हुई कोशिकाओं को ये खाने के लिए लाइसोसोम को जाना जाता है कि जब मेरे बॉडी में कोई भी कोशिका अगर मर जाती है ना तो उसको भक्षक के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। आत्महत्या की थैली जिसको बोलते हैं लाइसोसोम को। तो आपको बता दें कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। तो आपको बता दें कि जब आरबीसी मरता है ना तो जो स्प्लीन होती है जिसको हिंदी में हम तिल्ली बोलते हैं वो इनको खाने का काम करता है आरबीसी को, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम की जगह क्या होता है तिल्ली, स्प्लीन। अब देखिए यहाँ पर स्प्लीन होता है। स्प्लीन जिसको हम तिल्ली कहते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए। और इसीलिए इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम की जगह इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी मरता है तो इसके लाशों को खाने के लिए स्प्लीन पकड़ ले लेता है, नहीं मैं खाऊंगा। और स्प्लीन को इसीलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये सवाल आप हमेशा याद रखिए। और दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्त आपको बता दें कि अगर केंद्रक जिस कोशिका में पाया जाता है ना, वहां से आप डीएनए और आरएनए की पहचान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की अगर डीएनए जांच करना है और उसमें केंद्रक नहीं है तो आप डीएनए जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त आपको बता दें कि अगर केंद्रक है तो इसी में डीएनए प्लस आरएनए होता है। अगर जिस कोशिका में डीएनए केंद्रक नहीं है तो उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें कि और सवाल आता है कि क्या हम आरबीसी से डीएनए को जांच कर सकते हैं? तो बिल्कुल भैया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आरबीसी में डीएनए केंद्रक पाया ही नहीं जाता है तो फिर डीएनए हम जांच कैसे कर पाएंगे? इसलिए आरबीसी में ये केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जहां केंद्रक नहीं पाया जाता हो वहां पर डीएनए की जांच नहीं होती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि डीएनए को जांच करने के लिए एक आप नाखून से भी कर सकते हैं, बाल से भी कर सकते हैं, लार से भी कर सकते हैं, मतलब सभी में डीएनए केंद्रक पाया जाता है। लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियक बोलते हैं, ये नहीं पाया जाता है। और जहां केंद्रक नहीं पाया जाता है वहां डीएनए और आरएनए भी नहीं पाया जाता है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट, रुधिराणु का ये 95% है। कैसे 95% है दोस्त? देखिए यहाँ पर इसकी आरबीसी की जो आरबीसी कितना है? 50 लाख है। और आपको बता दें कि आरबीसी अकेले 50 लाख है, वहीं डब्ल्यूबीसी 10,000 है, वहीं आपको प्लेटलेट 2 लाख है। तो आप देख सकते हैं कहाँ 10,000, कहाँ 2 लाख और कहाँ है 50 लाख। तो 50 लाख रुधिराणु के ये 95% पाया जाता है, क्योंकि आपको हम पिछले वीडियो में बताया था, उसमें मैं लिखवाया हूँ बकायदा, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें प्रॉपर पता चलेगा कि 50 लाख 95% होता है। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं दोस्त, ब्लड। यहाँ से देखिए कि एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से, एनीमिया रोग होता है, या सुने होंगे, या लोहा की कमी से यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और ये कैसे होता है इसका हम यहाँ पर खुलासा करेंगे। ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। आपको पता है कि ब्लड में हमारे ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, और आरबीसी में पता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में आपको पता है कि एफी पाया जाता है। एफी क्या होता है? ये फेरस, ये आयरन होता है, जिसको हम लोहा के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए, और लोहा की कमी से ये एनीमिया रोग होता है। अगर लोहा आयरन की कमी है, आपको पता होगी, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं आप तो एक आयरन की गोली देता है, जिससे आपकी आयरन संतुलित मात्रा में रहे और आपको शक्ति प्रदान हो, आप एकदम लचीलापन और ऐसे मुरझाइल न रहे। आयरन की कमी से बहुत सारा कमजोरी टाइप होने लगती है, इसलिए डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आप आयरन की एक टैबलेट देते हैं, जिससे आपको आयरन मिल जाती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो यही बोला जाता है कि जब आयरन की कमी होगी हीमोग्लोबिन में, तो आरबीसी में भी कमी होगी, आरबीसी में भी कमी होगी तो ब्लड में भी हीमोग्लोबिन की कमी, लोहा की कमी होगी, जिससे आपका एनीमिया रोग होता है। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है क्या? ये बिल्कुल होता है। आयरन की कमी से होता है क्या? बिल्कुल होता है। आरबीसी की कमी से होता है, ब्लड होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेट है। एनीमिया रोग किससे होता है? तो आपको सीधी से सवाल आता है कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर आपके पास आयरन की संतुलित मात्रा में आपके शरीर में अगर आयरन है तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। और एक दोस्त और बता दें कि ये जो आरबीसी है ना, अगर प्रॉपर आपका 50 लाख अगर आपके शरीर में है तो आपके शरीर में हमेशा फुर्ती रहेगा। आप हमेशा मतलब कि आप ऐसे मुरझाइल नहीं रहेंगे, आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और अपना काम सही से कर पाएंगे। अंदर इच्छा करेगी कि हाँ हम कुछ करें, या स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो वो पढ़ाई करने को उसको मन करेगा कि नहीं हम पढ़ाई करें। और ये आरबीसी का होना 50 लाख ये एकदम जरूरी है। 50 लाख नहीं है तो अगर कम है तो उसको डॉक्टर के सलाह से आप आरबीसी को बढ़ा सकते हैं और यहाँ एनीमिया रोग से आप निजात पा सकते हैं। वहीं आइए दोस्त, डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी ये ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं टेक्निकल नेम ल्यूकोसाइट, और इसकी जो ये जनसंख्या होती है ये 10,000 होती है दोस्त। और इनकी जो जीवन काल होती है डब्ल्यूबीसी ये 4 दिन होता है। और इसको बता दें कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका जिसको बोलते हैं हिंदी में। और वहीं इसका अगर आकार की बात करें दोस्त तो आकार इसका अनिश्चित होता है। इसके आकार कोई निश्चित नहीं है कि इसी शेप में आकार रहेगा डब्ल्यूबीसी का, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आकार अनिश्चित रहेगा। और इसमें दोस्त बता देंगे कि इसमें केंद्रक पाया जाता है।
आपको बता दें कि अगर WBC से आपको पता करना हो कि डीएनए को जांच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो दोस्त बिल्कुल आप डीएनए की जांच कर सकते हैं, क्योंकि WBC में ही केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक अगर पाया जाता है तो आपको पता होगा कि उसमें डीएनए और आरएनए दोनों होगा। ये चीज आप समझ चुके होंगे बिल्कुल। तो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाने से आप डीएनए की जांच कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप समझ सकते हैं। और आइए, WBC का काम है कि रोग से रक्षा करता है। आपको बता दें दोस्त कि रोगों से रक्षा करता है। कैसे करता है? देखिए, अगर WBC के प्रकार की बात करें तो ये 5-6 प्रकार के होते हैं, जिसमें एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट जिसको टी सेल बोलते हैं, मोनोसाइट जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, और न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ये 3 का तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्त ये आपके शरीर के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हम बारे में बता दें आपको कि WBC आपको रोगों से कैसे रक्षा करता है। दोस्त हम बता दें कि मान लीजिए आपके शरीर में कहीं खड़े हैं या कहीं चल रहे हैं, मान लीजिए आपके शरीर में कोई मच्छर काट दिया, कीटाणु काट दिया, कुछ भी काट दिया शरीर में मान लीजिए, या कोरोना घुस गया आपके शरीर में, सपोज दैट मान लीजिए कोरोना घुस गया, तो रक्षा कैसे करेगा ये WBC? आपको बता दें कि एंटीबॉडी है ना, जैसे ही आपके शरीर में कोई कीटाणु या कोरोना घुसता है ना, सीधे एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और सीधे एंटीबॉडी इसको लिम्फोसाइट को जगाएगा। ओए ओए उठ 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 उठ, एक आ गया है, रोग आ गया। लिम्फोसाइट जैसे उधर धड़ाधड़ मारे, उस रोग को मार देगा। क्या समझे? उस रोग को मार देगा लिम्फोसाइट तो मार दिया उस रोग को, और जैसे ही लिम्फोसाइट मार दिया, एंटीबॉडी फिर आएगा मोनोसाइट के पास, ओए उठ 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 उठ, और जैसे ही वो उठा, बोला फटाफट खा जाओ इसको, खा जाओ। ये लिम्फोसाइट पूरा मार जाएगा, पूरा वो जो रोग मर चुका है, कोरोना मर चुका है, उसको लिम्फोसाइट खा लेगा, और खा के ये मोनोसाइट खा लेगा, और खा के जब खाएगा उतना बड़ा कोरोना, तो इसका आकार ऑटो में आपको पता है कि बड़ा होना ही है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी को रक्षा करता है। और आपको एक बात और बता दे दोस्त कि अगर आपके शरीर में मरे हुए कोशिका को अगर नहीं कोई खाने वाला रहेगा, कोई भक्षक करने वाला नहीं रहेगा, तो उसमें सड़ जाएगा और वो कोशिका को खराब कर देगा। इसलिए ऐसे पार्ट बाय पार्ट सबका एक 100% इंपॉर्टेंट है आपके शरीर को चलाने के लिए। तो यही देखिए, कोई भी अगर आपके शरीर को कोई काटता है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी काटता है, एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद लिम्फोसाइट को कहता है, लिम्फोसाइट तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मारता है, ये मारने के लिए स्पेशल बना है। बस तू मेरे को जगा दे, मैं सोया हूं, मेरे को तू जगा, मैं सीधा मारेगा उसको। क्या समझे? तो लिम्फोसाइट सीधा उसको मार देगा, और एंटीबॉडी फिर आएगा मोनोसाइट के पास, बोलेगा उठ उठ उठ, खा ले इसको, खा ले, और मोनोसाइट सीधा उसको खा लेगा, बॉडी में उस रोग को समाप्त कर देगा। WBC, तो WBC आपके शरीर में 10,000 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी से लड़ता है, बीमारी को मारता है। अगर आपके अंदर WBC अगर नहीं होता है तो समझ जाइए कि आपके पास कितनी कमजोरी आ जाएगी, कितने रोगों की बौछार हो जाएगा। इसलिए आपके शरीर में WBC होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रोगों से रक्षा करता है। और वहीं आगे हम 3 की बात करें तो इनका उतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी रोल है। अगर इसको हम 6 को मिला देना, तो 6 को अगर इसको हम मिला देते हैं तो यही आपका WBC बन जाता है। तो WBC अकेले नहीं है, WBC के नीचे ये इतने लोग हैं, तब अकेले वो WBC कहलाता है। और आप देख सकते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जगाने का काम करता है, एक खाने का काम करता है, एक वहां से पूरे रोग को खत्म करने का काम करता है। ये है आपका WBC। तो WBC को आप हमेशा याद रखिए। और एक जाते जाते हम एक और बात बता दो दोस्त, आप देखोगे कि जो भी HIV रोगी है ना, HIV बहुत खराब रोग है। जैसे ही HIV आपके अंदर घुस गया ना, अब आपके दिमाग में आएगा कि साला जब HIV रोग घुसता है तो एंटीबॉडी क्यों नहीं एक्टिव होता है, और क्यों नहीं उसको लिम्फोसाइट मार देता है। तो दोस्त हम बता दें कि जिस व्यक्ति को अगर HIV होता है ना, तो उसके अंदर लिम्फोसाइट मर ही जाता है। इतना खतरनाक वो HIV है जिसके अंदर लिम्फोसाइट खुद ही मर जाता है। तो क्या मारेगा HIV को? और HIV आपको हो गया तो आप बोलोगे भी नहीं। एक कहावत है कि
रोग तो हुआ, लेकिन हम कह भी नहीं सकते हैं और ठीक भी नहीं कर सकते हैं, वही है HIV। तो HIV से आप बच के रहिए। HIV अगर आपको हुआ तो लिम्फोसाइट भी काम नहीं करेगा, और लिम्फोसाइट भी मर जाता है, वो खुद ही मर जाता है, तो आपको क्या बचाएगा दोस्त, ये है HIV। तो वही हम आपको बता दिए कि WBC का काम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। अगर शरीर में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, घंटों तक पढ़ाई करना चाहते हैं, देर तक पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट को होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये चीज अगर रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी पैदा करेंगे और शक्ति प्रदान करेंगे। ये रोगों से लड़ने के लिए आपको इच्छुक बनाएंगे, और प्लेटलेट का तो बात ही अलग है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। प्लेटलेट, जिसको हम हिंदी में डिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट आप सुने होंगे कि फलना का प्लेटलेट गिर गया, उसका प्लेटलेट बढ़ गया, उसका गिर गया। तो ये प्लेटलेट होता क्या है, तो दोस्त हम बता दें, अगर आकार की बात करें तो ये उत्तल लेंस के आकार का होता है। उत्तल लेंस का मतलब क्या, ऐसे नहीं, आप देख सकते हैं उत्तल लेंस, इसके आकार का ये डिम्बाणु होता है, प्लेटलेट होता है, इसी आकार का होता है। और इसमें भी दोस्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपको बता दें कि जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वहां से हम DNA की जांच नहीं कर सकते हैं, RNA की जांच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रक होना बहुत जरूरी है, तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और दोस्त ये बता दें कि ये आपको शक्ति प्रदान करेगा। अगर आपके अंदर 2 लाख प्लेटलेट है तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बैठकर पढ़ सकते हैं। और वहीं आपके अंदर WBC नहीं है, RBC नहीं है, तो आपका मन तो करेगा, लेकिन एक तकिया को 5 बार मोड़ोगे और फिर सो जाओगे, बोले यार चल ठीक कल पढ़ता हूँ, और कल जैसे आएगा परसों पढ़ता हूँ, क्योंकि अंदर ही आप खोखला होते जाओगे और आपको नींद बहुत आएगी। एक कहावत है कि कमजोर व्यक्ति को नींद बहुत आती है और बुद्धिमान व्यक्ति को नींद बहुत कम आती है। तो ये वजह हो रहती है RBC, प्लेटलेट। तो यही बता दें, अगर आपके अंदर प्लेटलेट है, 2 लाख प्लेटलेट है, तो आपको अंदर बहुत शक्ति आएगी, आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं। तो आपके अंदर प्लेटलेट को होना बहुत जरूरी है, ये शक्ति प्रदान करता है। दोस्त आपको बता दें कि आप भी सुने होंगे, आपके घर में, गाँव में, घर में आपको भी हुआ होगा, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है ना, तो आपको बता दें कि अगर डेंगू होता है तो अचानक प्लेटलेट 30,000 आ जाता है, 45,000 आ जाता है। जिसको होता है डेंगू वो चल नहीं पाता है, वो गिर जाता है, उसको पैर नहीं उठता है। ये डेंगू का कमाल है। आज जैसे ही डेंगू होता है आपके अंदर प्लेटलेट्स का गिरना शुरू हो जाता है, और 2 लाख से वो प्लेटलेट गिरकर 30,000 आ जाता है, 45,000 आ जाता है, और वहीं व्यक्ति को कमजोरी आ जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि पानी चढ़ाना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो कमजोरी इतना आ जाता है ना प्लेटलेट्स के गिरने से कि आप चल ही नहीं पाएंगे। ये डेंगू है। तो दोस्त हम जाते जाते बता दें कि अगर RBC बढ़ाना है, WBC बढ़ाना है, तो आप डॉक्टरों की सलाह लीजिए और अपने से पढ़ाई बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। और प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए हम आपको बता दें कि गिलोय खाइए। अगर आपको डेंगू हुआ है, कुछ भी हुआ है, प्लेटलेट आपका गिर रहा है, तो गिलोय खाइए, आपके प्लेटलेट्स को बढ़ा देगा। वहीं एलोवेरा खाइए, एलोवेरा का जूस आता है वो भी पीजिएगा, तो आपके प्लेटलेट्स बढ़ सकता है, आप फिर से शक्तिमान कहला सकते हैं। वहीं गॉट मिल्क, बकरी का दूध भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गांव में अगर आप रहते होंगे, गांव के व्यक्ति होंगे, तो बकरी का दूध आता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रूट्स तो किसी भी रोग में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे भारत में क्या बताएं दोस्त, भारत इतना गरीब देश है कि लोग टाइम टू टाइम फ्रूट्स को नहीं खा पाते हैं। अगर खाते भी हैं तो आप समझिए जब बीमार पड़ते हैं तब उनके घर फ्रूट आता है और फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रूट को डेली एक एक फ्रूट खाना चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए भी। तो जब तक आपके शरीर में प्लेटलेट नहीं रहेगा, आप स्वस्थ नहीं रहेगा, शक्तिमान नहीं रहेगा। शक्ति रहेगा तभी तो कुछ आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दिया दोस्त कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है और किस विटामिन की कमी से बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर पार्ट 3 में मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।